A lovely good morning to all of you। मेरे अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं मुकेश कुमार आर्य समष्टि अर्थशास्त्र की एक नई टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। आप लोगों में से एक सवाल है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें फर्म क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र की विद्यमानता हो, उसे किस नाम से जानते हैं? आइए हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह चार क्षेत्र के बीच कैसे होता है। देखिए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र हो, इसे हम लोग चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे ही हम लोग चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और फर्म क्षेत्र, ये तीन क्षेत्रों की विद्यमानता पाई जाती है। अब इन तीन क्षेत्रों से निर्मित अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं और इन अर्थव्यवस्थाओं का संबंध अगर बाह्य क्षेत्र, शेष विश्व और अन्य एक्सटर्नल सेक्टर से संबंधित हो जाते हैं तो इसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था या चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। हम लोग आज की क्लास में यही चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए, इसको जानने से पहले ये बड़ी जलेबी जैसी ही लगेगी। अगर आप थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा वीडियो अंत तक देखेंगे तो मीठा लगेगा, अन्यथा ये थोड़ा कठिन है। हम लोग इसको समझने से पहले कुछ छोटा छोटा टर्म है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक यहाँ पर टर्म है हस्तांतरित आय। हस्तांतरित का आय का मतलब ऐसी आय जिसकी प्राप्ति बिना कारक सेवाओं का त्याग किए होता है। ऐसी आय जिसकी प्राप्ति बिना कारक सेवाओं का त्याग किए होता है। न तो कोई श्रमिक बन के कार्य करता है, ना कोई साहसी बन के कार्य करता है, ना कोई भूमि प्रदान करता है, ना कोई, तो बिना कारक सेवाओं का त्याग किए किसी को आय की प्राप्ति होती है, तो इसे हम लोग हस्तांतरित आय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरी बात की चर्चा करेंगे। उपभोग व्यय का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्चा। आमतौर पर परिवार क्षेत्र के लोग करते हैं और ये कार्य सरकार भी करती है। उपभोग व्यय यानी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने का कार्य, उस पर खर्च करने का कार्य करती है। अब यहाँ हो गया। इसके बाद थोड़ा सा निर्यात प्राप्ति। निर्यात प्राप्ति का अर्थ वैसे प्राप्ति से है। हाँ, फर्म क्षेत्र जब वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात करती है, कहाँ पर? विदेश में, बाह्य क्षेत्र में, तो उनको जो आय की प्राप्ति होती है इसे हम लोग यहाँ निर्यात प्राप्ति के नाम से जान रहे हैं। आयात भुगतान। आयात भुगतान का मतलब फर्म क्षेत्र जो होता है वो मशीन, टेक्निकल नॉलेज, ये सब का आयात बाह्य क्षेत्र से करता है, विदेश से करता है, तो उसके लिए पेमेंट चुकाना पड़ता है, जिसे हम लोग आयात भुगतान से यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। अब हम लोग ये चार क्षेत्रों से निर्मित अर्थव्यवस्था को चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जो जान रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फिर प्रत्येक क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में हुई, व्यय की प्राप्ति किन किन रूपों में हुई, इसी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिवार क्षेत्र को लेते हैं। परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है, सबसे पहले ये बताइए। परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है। परिवार क्षेत्र को गौर कीजिए, परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है। तो देखिए, परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति हस्तांतरित आय,
हस्तांतरित आय के रूप में होती है। हस्तांतरित आय को हम लोग ट्रांसफ़र रेवेन्यू या ट्रांसफ़र इनकम के नाम से जानते हैं। कहाँ कहाँ से होती है? तो देखिए, एक एक्सटर्नल सेक्टर से होती है, और दूसरा देखिएगा सरकारी क्षेत्र से होती है, गवर्नमेंट सेक्टर से होती है। गवर्नमेंट सेक्टर से हस्तांतरित आय के रूप में परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति होती है। और किस रूप में होती है? कारक अदायगी के रूप में। कारक अदायगी कहाँ कहाँ से? बाह्य क्षेत्र से और फर्म क्षेत्र से। कारक अदायगी के रूप में परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति होती है। तो कारक अदायगी के रूप में फर्म क्षेत्र को आय की प्राप्ति कहाँ कहाँ से? फर्म सेक्टर से और एक्सटर्नल सेक्टर से होती है। और आय की प्राप्ति सेवाओं के लिए अदायगी, सेवाएं प्रदान करती है सरकार को। तो एक और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कारक अदायगी, इसको नाम दे सकते हैं सेवाओं के लिए भी अदायगी। तो ये चलेगा कारक अदायगी गवर्नमेंट सेक्टर से। तो कारक अदायगी के रूप में परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति फर्म क्षेत्र से, एक्सटर्नल सेक्टर से और गवर्नमेंट सेक्टर से होती है। अब फर्म इस आय का व्यय किन किन रूपों में करता है? देखिए, कर अदायगी सरकार को कर देने के लिए करती है, कर अदायगी। और किस रूप में करती है? कर अदायगी के रूप में। उसके बाद उपभोग व्यय के रूप में करती है। देखिए, उपभोग व्यय के रूप में करती है। और किस रूप में करती है? कर अदायगी हो गया, उपभोग व्यय के रूप में हो गया। ये सब तरीके से परिवार क्षेत्र अपनी आय को खर्चा इस तरीके से करती है। अब हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं? तो अब हम लोग लेते हैं फर्म क्षेत्र को लेते हैं। गौर कीजिए, फिगर को देख करके बताइए कि फर्म क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है। फिगर से देखिए और बताइए कि फर्म क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है और कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्म क्षेत्र, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए, सरकार को फर्म क्षेत्र को आय की प्राप्ति अनुदान से होती है, अनुदान से, सरकारी अनुदान से होती है। तो आय की प्राप्ति अनुदान से होती है। उसके बाद किससे होती है? उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय से होती है, सरकारी उपभोग व्यय से होती है। और किससे होती है? ये फर्म क्षेत्र निर्यात करती है तो उससे होती है, निर्यात प्राप्ति से होती है। तो फर्म क्षेत्र को अनुदान, सरकारी उपभोग व्यय और निर्यात प्राप्ति से आय की प्राप्ति होती है। फर्म क्षेत्र इस आय का व्यय किन किन रूपों में करता है? तो फर्म क्षेत्र इस आय का व्यय आयात भुगतान के रूप में करता है, आयात भुगतान के रूप में करता है। उसके बाद किस रूप में करता है? तो देखिए, कारक अदायगी के रूप में करता है, कारक अदायगी के रूप में करता है। और किस रूप में करता है? कारक अदायगी हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। बताइए देख करके, सरकारी क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है? सरकारी क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है? तो सबसे पहले कर के रूप में आय की प्राप्ति होती है, कर के रूप में आय की प्राप्ति होती है। कहाँ से कर प्राप्त होता है सरकार को?
तो परिवार क्षेत्र से प्राप्त होता है, हाउस होल्ड सेक्टर से प्राप्त होता है, फार्म सेक्टर से प्राप्त होता है। तो कर के रूप में आय की प्राप्ति सरकार को होती है परिवार क्षेत्र और फार्म क्षेत्र से। सरकार इस आय का व्यय किस किस रूप में करता है? तो देखिए, अनुदान, अनुदान देने के लिए करता है। अनुदान, अनुदान, अनुदान देने के लिए करता है। किसको किसको? तो देखिए, फार्म सेक्टर के लोगों को अनुदान देता है, फार्म सेक्टर को देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, और ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल सेक्टर को भी देता है, एक्सटर्नल सेक्टर को भी देता है। अब अनुदान के रूप में सरकार खर्चा किया, उपभोग व्यय के रूप में भी करता है। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय के रूप में भी करता है, उपभोग व्यय के रूप में करता है। तीसरा, आयात भुगतान के रूप में भी, नहीं, सरकारी, तो सरकार जो है इस आय की प्राप्ति को अनुदान व्यय के रूप में किसको किसको अनुदान? फार्म सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को, और ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल सेक्टर को भी देने का कार्य करता है, और उपभोग व्यय के रूप में भी सरकार खर्च करता है। नेक्स्ट और अंतिम आपका बच रहा है कौन सा? तो बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है? तो बाह्य क्षेत्र को आय की प्राप्ति जो होती है वो किस रूप में होती है? हाँ, ये निर्यात करती है। ये क्या करती है? निर्यात करती है। यानी कहें कि मशीन, टेक्निकल नॉलेज का आयात फार्म क्षेत्र की, तो बदले में इसको पेमेंट करना पड़ेगा, और यही पेमेंट बाह्य क्षेत्र का आमदनी हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं आयात भुगतान के रूप में, आयात भुगतान के रूप में। और किस रूप में करता है? हस्तांतरित आय, हस्तांतरित आय के रूप में खर्च करता है, हस्तांतरित आय के रूप में करता है। और किस रूप में करता है? चलिए, अब हम लोग बाह्य क्षेत्र को इन रूपों में आय की प्राप्ति हुई, तो उसका व्यय किस किस रूप में कर रहा है उस पर देखिए। तो वो व्यय जो है सो किस रूप में कर रहा है? तो ये देखिए, निर्यात प्राप्ति, यानी इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ये खरीदेगा, तो खर्च करेगा, और ये खर्च करेगा तो इसको आय की प्राप्ति होगी। इसको इंडिकेट कर रहे हैं निर्यात प्राप्ति। तो निर्यात प्राप्ति के रूप में क्या करता है? खर्च करता है। और क्या करता है? तो एक और यहाँ पर हस्तांतरित भुगतान के रूप में भी खर्च करता है। हस्तांतरित, एक यहाँ हम गलत बता दिए हैं। आय की प्राप्ति, आय की प्राप्ति जो होती है वो एक्सटर्नल सेक्टर को हस्तांतरित आय के रूप में दिख रहा है फिगर में? नहीं, तो ये हस्तांतरित आय के रूप में आय की प्राप्ति नहीं बल्कि व्यय करता है। हस्तांतरित आय के रूप में बाह्य क्षेत्र व्यय करता है। हस्तांतरित आय के रूप में क्या करता है? ये व्यय करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किया गया खर्च इस तरीके से हम लोग देखें कि प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किया गया खर्च दूसरे क्षेत्र का इनकम बना, दूसरे क्षेत्र द्वारा किया गया खर्च अन्य क्षेत्र का इनकम बना। तो इस तरीके से आय, वस्तु और सेवा का इन चारों क्षेत्रों के बीच हुई लगातार प्रवाह को हम लोग चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। विवरण लिखने के लिए हमेशा फोकस कीजिएगा प्रत्येक क्षेत्र का आय और व्यय किन किन रूपों में हो रहा है, उसी को लिखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा। बाकी ये
मीठा जलेबी से कम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हाल में ही जैक द्वारा आयोजित मॉडल पेपर को अपलोड किया जाएगा, उस पर वीडियो तैयार करेंगे हम, जो एनुअल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।